सो टुडेज टॉपिक इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या है आज का टॉपिक? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो किसका पार्ट है? नेशनल इनकम। तो देखो, सर्कुलर फ्लो को जानने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि नेशनल इनकम क्या होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि नेशन का इनकम, तो इससे क्या मतलब है, पहले ये समझते हैं। ठीक है, देखो, नेशनल इनकम का बेसिकली मतलब है फाइंडिंग नेशंस इनकम। इसका क्या मतलब है? फाइंडिंग नेशन इनकम। क्या मतलब है फाइंडिंग नेशंस इनकम? ठीक है, नेशन का, किसी कंट्री का, पूरी कंट्री का क्या इनकम है ये निकालना, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। जैसे हम किसी पर्सन का इनकम निकालते हैं ना, कि उनका टोटल अर्न कहाँ से हो रहा है। मान लो अगर ये पर्सन है, ठीक है, मान लो इसका नाम है मिस्टर एक्स। क्या नाम है? मिस्टर एक्स। अभी मुझे बताना है कि इनका क्या इनकम है। तो इनके इनकम को बताने के लिए मुझे बताना होगा कि कोई प्रोफेशनल जॉब है या फिर इनका खुद का बिजनेस है ना, तभी मुझे पता चलेगा। और अदर सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है इनके, है ना। अगर मैं सारे सोर्सेज ऑफ इनकम मिला दूं इनकी, तो ये इनका इनकम आ जाएगा, है ना। उसी तरह कंट्री का इनकम निकलता है। अगर मैं बोलूँ एक कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री है, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रहते हैं, है ना, बहुत सारे एम्प्लॉयज रहते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन रहते हैं, है ना, कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन सब को एक साथ मिला के बोलूं कि टोटल इनकम में कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर कितना इनकम जनरेट हो रहा है एक कंट्री के अंदर, वो सब मिला के क्या बनेगा आपका? नेशनल इनकम। क्या बनेगा? नेशनल इनकम। ठीक है, अब ये कंट्री के लिए तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे इस पर्सन के लिए, मिस्टर एक्स के लिए, उसकी इनकम जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उसी तरह कंट्री का इनकम जानना भी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा नेशनल इनकम निकलता है वो हमारी हेल्प करता है ये जानने में कि टोटल वैल्यू क्या है ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हुए हैं विद इन अ कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि क्या मतलब है इसका? कि एक साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं इन अ कंट्री। ठीक है, वो जानने में हेल्प करता है कौन? हमारी नेशनल इनकम। इसलिए हम नेशन का इनकम निकालते हैं, है ना, कि नेशन का वेल्थ क्या है, ठीक है, उसकी इनकम क्या है, कि हमारा जो कंट्री है वो प्रॉस्परस कंट्री है, एक वेल्दी कंट्री है, या फिर उसमें एक वीक कंट्री है ना, उसमें कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने को मिल सकता है। ठीक है, देखो, दूसरा पॉइंट क्या है कि अंडरस्टैंड द ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ कंट्री। जब हम नेशन का इनकम निकाल लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि एक कंट्री कैसे रन कर रही है, उसकी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है ना। जैसे कि अगर इनकी, मान लो अगर इनकी सैलरी कम है, मान लो 20,000 सैलरी है। आजकल तो इन्फ्लेशन रेट कितना ज़्यादा है ना, तो उसके हिसाब से 20,000 तो बहुत कम है। तो हम बोलेंगे अभी इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि एक अच्छी लाइफ अपने लिए जो है प्रेफर नहीं कर पाएंगे। उसी तरह कंट्री का भी होता है। अगर कंट्री में, अच्छा क्या बोला था हमने, क्या है नेशन का इनकम? कि टोटल वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू कम है, मीन्स कि वो कंट्री ज़्यादा अच्छे से काम कर ही नहीं रही है ना। ये देखो, हायर नेशनल इनकम जनरली इंडिकेट्स अ वेल्दी इकोनॉमी। जितनी ज़्यादा नेशनल इनकम है, इट मीन्स वो कंट्री उतनी ज़्यादा वेल्दी है, उतनी ज़्यादा प्रॉस्परस है। ठीक है, उस कंट्री में उतना ज़्यादा इनकम है। जैसे दुबई है ना, दुबई की इकोनॉमी कितनी अच्छी है ना, तो उसका दुबई का नाम सुन के ही पैसा, है ना, कि इकोनॉमिक पोजीशन बहुत अच्छी है, वो आता है माइंड में, है ना। तो किसी भी कंट्री की इनकम कैसी है ना, किसी भी कंट्री की इनकम कैसी है, उसकी हेल्थ, उसका हेल्थ कैसा है, वो हमें कैसे पता चल जाता है? नेशनल इनकम के थ्रू। ठीक है, और उसी तरह अगर किसी किसी कंट्री की जो नेशनल इनकम है अगर वो लोअर है, अगर वो कम है, इट मीन्स कि वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि उनको इकोनॉमिक चैलेंजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना, कि उनको इकोनॉमिक चांसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। यही है आपका नेशनल इनकम। ठीक है, क्या था नेशनल इनकम? नेशनल इनकम क्या होता है कि एक कंट्री के अंदर एक साल के अंदर अंदर कितने नंबर ऑफ गुड्स, है ना, जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हुए हैं इन अ ईयर, है ना, इन अ ईयर उस कंट्री के अंदर, वो क्या हो जाएगा आपका? नेशनल
इनकम, क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम। इसी नेशनल इनकम का चैप्टर है हमारा, फर्स्ट चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना। इसका क्या मतलब है कि एक कंट्री के अंदर, एक नेशन के अंदर कैसे इनकम जो है फ्लो हो रहा है ना, मतलब एक जगह से कैसे दूसरी जगह पे सर्कुलेट हो रहा है। अब हमें ये समझना है, ठीक है। तो चलो अब इसको डिटेल में समझते हैं। ओके, हमारे चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जाने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। क्या है नेशनल इनकम? फाइंडिंग नेशंस इनकम, नेशन का इनकम फाइंड आउट करना ही आपका नेशनल इनकम होता है। हम कैसे नेशन का इनकम जो है फाइंड आउट करते हैं, हम क्या मेथड्स, क्या प्रोसीजर, क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं नेशन का इनकम निकालने के लिए, है ना। क्या क्या चीजें, क्या क्या मेथडोलॉजी यूज होती है नेशनल इनकम का, ठीक है। देखो क्या है, नेशनल इनकम रेफर्स टू द टोटल वैल्यू, क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हुए हैं बाय द रेजिडेंट, by the resident of a country in a given period of time, usually a year, ठीक है। It includes everything from the income of farmer to the profit of business and wages of worker। इसका क्या मतलब है, देखो थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। क्या है नेशनल इनकम? नेशनल इनकम रेफर्स टू टोटल वैल्यू, नेशनल इनकम क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस कर रहा है कौन, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। एक गुड नहीं लेना या एक सर्विसेज की बात नहीं करनी, हमें हमें टोटल लेके चलना, हमें एग्रीगेट लेके चलना है ना। क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस किए हैं किसने, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अभी रेजिडेंट क्या है, रेजिडेंट का मतलब होता है यूजुअली कि जिसने 182 डेज, जो 182 डेज एक कंट्री में, ठीक है, एक कंट्री में रह गया, ठीक है। 182 डेज होता है और एक 60 डेज का भी होता है। पर आपके लिए बस इतना समझ लो कि अगर कोई पर्सन इन अ ईयर, ठीक है, एक साल अगर रहा है एक कंट्री के अंदर तो वो वहां का रेजिडेंट हो गया, ठीक है। इनकम जनरेशन, ठीक है, उसके एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, उसकी सेविंग्स, सब कुछ उसकी उसी कंट्री के अंदर हो रहा है, तो वो पर्सन क्या होगा, उसका रेजिडेंट, क्या होगा, रेजिडेंट, ठीक है। इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली क्या होता है, ईयर, क्या लेके चलते हैं, एक साल, कि एक साल के अंदर एक रेजिडेंट ने, ठीक है, जो रेजिडेंट है एक साल के अंदर अंदर उन्होंने टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस किया है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, चाहे वो फार्मर की इनकम हो और प्रॉफिट हो बिजनेसमैन का या वर्कर्स का वेजेस हो, ठीक है। आपको सारी की सारी चीजें इंक्लूड करनी है आपका नेशनल इनकम निकालते टाइम, ठीक है। क्या 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 इंक्लूड करना है आपको, चाहे वो फार्मर का इनकम हो या बिजनेस का प्रॉफिट हो या फिर वर्कर का वेजेस हो, आपको सब कुछ इंक्लूड करना है नेशनल इनकम निकालते टाइम, ठीक है। अभी एक और इम्पोर्टेंट सी चीज देख लेते हैं कि हम बोल रहे हैं नेशनल इनकम निकालना है ना, फाइंड आउट करना है, पर ये नेशनल इनकम निकालता कौन है ना। देखो कौन निकालता है कंट्री के अंदर, जो कैलकुलेटेड बाय एनएसओ, कौन निकालता है, एनएसओ। एनएसओ क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। कौन निकालता है नेशन का इनकम क्या है, ये कौन फाइंड आउट करता है, एनएसओ। एनएसओ, एनएसओ की फुल फॉर्म क्या थी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, क्या थी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। गुड, नाउ लेट्स कम टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो क्या है, अब उसको अच्छे से समझते हैं। देखो मान लो ये मिस्टर एक्स है, कौन है ये, मिस्टर एक्स। देखो अब इनको लगी है भूख, ठीक है, इनको लगी बहुत तेज भूख, तो ये गए रिटेलर के पास, किसके पास गए, रिटेलर के पास, कुछ खरीदने के लिए, है ना, कुछ गुड खरीदने के लिए, ठीक है। अब वो कुछ बाय कर रहे हैं तो इन रिटर्न इनको कैश देना होगा, है ना। आप जब दुकान पे जाते हैं तो सिर्फ गुड्स लेके तो नहीं आ जाते, है ना, आप कुछ ना तो कुछ पेमेंट करते हैं, राइट। तो ये मिस्टर एक्स जिन्होंने रिटेलर से कुछ सामान खरीदा, इन रिटर्न उन्होंने क्या किया, उनको पेमेंट किया, ठीक है। फिर अभी रिटेलर के पास सामान कहाँ से आता है
है ना। रिटेलर के पास भी तो सामान कहीं से आता होगा ना, ये मैन्युफैक्चरर तो है नहीं जो खुद से मैन्युफैक्चर करेगा चीजें, है ना। तो इसके पास कहाँ से आता है, इसके पास होलसेलर से आता है। किससे, होलसेलर से। फिर अगेन अब इसने गुड्स बाय करी है होलसेलर से, तो ये भी पेमेंट करेगा, है ना। होलसेलर के पास कहाँ से आएगा गुड, ये किससे लेगा, ये लेगा प्रोड्यूसर से, ये लेगा मैन्युफैक्चरर से, ठीक है। फिर अगेन ये क्या कर रहा है, गुड बाय कर रहा है, तो इन रिटर्न इसको अगेन पेमेंट करनी होगी, ठीक है। अब प्रोड्यूसर खुद से तो काम करता है नहीं, है ना, उनकी खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, वो वर्क कर रहे होते हैं, है ना। तो वहाँ पे लेबर होते हैं, लेबर जो कि उनके लिए गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना। अब लेबर काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, तो इन रिटर्न उनको वेजेस मिलता है, राइट। जब अगर ये प्रोड्यूसर के पास जाके काम कर रहे हैं तो वो उनको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, है ना, इन टर्म्स ऑफ वेजेस, है ना। अब अगेन लेबर के पास पैसे आ गए, है ना, अगेन लेबर के पास पैसे आ गए, तो ये फिर से जाएंगे किसके पास, रिटेलर के पास। क्यों, क्योंकि वो पैसे कंज्यूम तो कर नहीं सकते, है ना, पैसे खा नहीं सकते, तो वो जाएंगे अगेन गुड्स के लिए, है ना, जिंदा रहने के लिए उनको सामान चाहिए, है ना, खाने के लिए कुछ चाहिए, राइट। तो जब वो दुकानदार के पास जाएंगे फिर से उनको पेमेंट करनी होगी, है ना। और ये भी हो सकता है कि जो ये लेबर थे वही मिस्टर एक्स है ना, ये पॉसिबल है ना, हो सकता है यही इस प्रोड्यूसर के पास काम कर रहे हो, है ना। तो आपने एक चीज नोटिस करी, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था सर्कुलेशन, है ना, वापस से घूम फिर के वापस से रिटेलर के पास ही चला गया, है ना। तो यही कमाल है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कहता है कि मनी, जो पैसे हैं, जो इनकम है, वो एक जगह नहीं ठहरता, है ना, वो सर्कुलेट करता रहता है इकोनॉमी के अंदर, मार्केट के अंदर, है ना। जैसे यहाँ पे रिटेलर से स्टार्ट हुआ था पैसे, ठीक है, इसने इसको पैसे दिए थे, तो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था वापस इसी के पास वो पैसे आ गए घूम फिर के, है ना। तो यही है सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर सर्कुलेट करता रहता है ना। सर्कुलर का क्या मतलब होता है, जो चीज यहाँ से स्टार्ट हुई है वो घूम फिर के वापस यहीं पे आ गई, है ना, यही तो है सर्कुलर। तो इनकम का सर्कुलेट होना इकोनॉमी के अंदर, यही है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये क्या शो कर रहा है कि जो इट शोज हाउ मनी कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग इन अ मार्केट, क्या शो कर रहा है कि कैसे मार्केट के अंदर जो है पैसे सर्कुलेट हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट है ऑफ इनकम का बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, है ना। प्रोड्यूसर जहां से उन्होंने प्रोड्यूस किया था, मेनली तो गुड यहीं से आया ना, है ना, यहीं से गुड आया और यही कंज्यूमर है, तो घूम फिर के क्या हुआ, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में ये सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। किस टर्म में हो रहा है, इधर या तो प्रोडक्शन हो रहा है या इनकम हो रहा है ना, या तो इनकम का जनरेशन हो रहा है या एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, या तो कोई प्रोड्यूस कर रहा है या कुछ इनकम, वेजेस, जैसे इसको इनकम मिल रहा था, है ना, तो या तो कोई इनकम कमा रहा है, कोई एक्सपेंडिचर कर रहा है या फिर कोई प्रोडक्शन कर रहा है ना, बट किसी ना किसी फॉर्म में मनी जो है मार्केट के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। यही है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, ठीक है, इतना क्लियर है। अभी हम इसको और अच्छे से और समझेंगे तो धीरे धीरे आपको और बेटर वे में समझ में आ जाएगा, बट आई एम होपिंग कि आपको इतना अभी तक क्लियर है। आप एक छोटा सा डिफरेंस कर लेते हैं, विच इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मुझे पता है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, बट मैं बस आपका एक रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखो माइक्रो, माइक्रो मीन्स होता है क्या, स्मॉल, माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल, जबकि मैक्रो मीन्स क्या होता है, लार्ज, क्या होता है, लार्ज, है ना। आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, जब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, है ना, और ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट, एग्रीगेट मीन्स जब हम टोटल की बात करते हैं, है ना। तो माइक्रो में हम हमेशा इंडिविजुअल की बात करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी की बात करते हैं, जबकि मैक्रो में हम लार्ज क्वांटिटी की बात करते हैं, है ना। और इसमें ए का मतलब होता है एग्रीगेट, जिसमें हम टोटल लेके चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बोला था ना, नेशनल इनकम क्या था,
टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, सारे गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू। तो वो आपको क्या लगता है किसमें आना चाहिए, माइक्रो में या मैक्रो में? मैक्रो में ना, मीन्स माइक्रो में आना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि ए क्या है, एग्रीगेट्स, हम यहाँ पे टोटल की बात करते हैं, है ना। तो टोटल किस में आता है हमारा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और माइक्रो में इंडिविजुअल आता है ना। देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखो क्या मतलब है, अगर मैं एक सिंपल चिप्स की बात करूं, है ना, मैंने क्या बोला, सिर्फ एक चिप्स, अगर मैं सिर्फ चिप्स की बात करूं, चिप्स फैक्ट्री की बात करूं, तो वो किस में आएगा आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। पर अगर मैं बात करूं पूरी की पूरी फूड इंडस्ट्री की, है ना, हम उसमें सारी चीजें इंक्लूड कर ले फूड रिलेटेड, तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये क्लियर है? माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल, जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेते हैं, और अगर हम एग्रीगेट टोटल की बात कर रहे हैं तो वो किस में आएगा आपका, मैक्रो में। किस में आएगा, मैक्रो में। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है, सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट। सिर्फ चिप्स फैक्ट्री की अगर मैं बात करूं तो किसमें आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बात करता है, स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ये एग्रीगेट लेके चलता है, ये होल लेके चलता है, ये टोटल लेके चलता है। तो अगर मैं पूरी की पूरी फास्ट इंडस्ट्री की बात करूं तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ तो वो किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। पर अगर मैं एग्रीगेट, अगर मैं टोटल की बात कर रही हूँ तो वो किस में आएगा आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी बात करेगा, सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, है ना। ये तो बट ऑब्वियस है कि अगर मैं बात करूं कि सिर्फ चिप्स फैक्ट्री की क्या कितनी सप्लाई हुई है, टोटल सप्लाई की अगर मैं बात करूं सिर्फ चिप्स फैक्ट्री की, तो वो किस में आ जाएगा आपका, माइक्रो में, है ना। बट अगर मैं सारी की सारी फूड इंडस्ट्री या सारी फास्ट इंडस्ट्री की बात करूं, तो अगर मैं बात करी हूँ उसका सप्लाई रेट क्या है, तो वो किस में आ जाएगा आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या लेगा, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, है ना, ये टोटल लेके चलेगा, पर ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एम्स, क्या एम करता है, क्या टारगेट करता है ये, टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। ये क्या निकालता है, प्राइस, ठीक है, किसी भी कॉमोडिटी की क्या प्राइस होगी ये कौन बताता है, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों प्राइस का क्यों बताता है ये, क्योंकि प्राइस अगर मैं बात करूँ सिर्फ चिप्स की क्या प्राइस है, सिर्फ कुरकुरे की क्या प्राइस है ना, या सिर्फ इस मार्केट का क्या प्राइस है, तो सिर्फ मैं एक चीज की बात कर रही हूँ ना, इसलिए हम इसको सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेंगे, ठीक है, और मैक्रो में नहीं लेंगे, ठीक है। इसलिए किसकी बात करता है कि प्राइस क्या है किसी भी कॉमोडिटी की, ये किसकी बात करेगा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ अ कंट्री की, ठीक है, किसकी बात करेगा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ अ कंट्री की, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ प्राइस की बात करता है, इसलिए इसको दूसरा नाम क्या है इसका, AKA मीन्स ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। क्या है, प्राइस थ्योरी। और क्योंकि ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्या नाम है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। अगला पॉइंट देखो क्या है, इसमें लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है ना, ऑब्वियसली इसमें हम टोटल तो ले ही नहीं रहे हैं, तो एग्रीगेशन मीन्स टोटल, वो हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे, लिमिटेड होगा, है ना, क्योंकि सिर्फ हम यहाँ पे इंडिविजुअल को लेके चल रहे हैं, इसलिए एग्रीगेशन नहीं होगा बिल्कुल भी, है ना। और क्योंकि एग्रीगेशन नहीं है तो मैक्रो वेरिएबल्स, मतलब इसके सारे के सारे वेरिएबल्स क्या होंगे यहाँ पे, कांस्टेंट होंगे, मींस फिक्स होंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। वेयर एज मैक्रो में क्या होगा, इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है,
है ना, क्योंकि इसमें तो हम टोटली लेके चल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री होगा। और अगेन क्योंकि इसमें मैक्रो वाले सारे कांस्टेंट हैं, तो इसमें माइक्रो वाले कांस्टेंट होंगे, है ना, माइक्रो वाले सारे के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्लियर? तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। ये देखो, इकोनॉमिक के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। बेसिकली वो 4 सेक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रॉ। रॉ क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब फॉरेन सेक्टर्स। जब हम फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं तो वो आपका रॉ में आता है, ठीक है। हाउस होल्ड कौन आ गए? जो कंजम्पशन करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, हम लोग, है ना। हम कुछ प्रोड्यूस तो कर नहीं रहे हैं, हम सीधा जाते हैं गुड्स को कंज्यूम करते हैं, है ना, ही हम उसको रीसेल कर रहे हैं। तो हम कौन है? हम है कंज्यूमर। हम कौन है? हाउस होल्ड, ठीक है। तो हम किस में आएंगे? हाउस होल्ड सेक्टर, जो डायरेक्टली चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। उसके बाद आता है आपका फर्म। फर्म कौन होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, राइट। उसके गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन है? जो रेगुलेट करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं, ठीक है। रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, वो कौन होते हैं? हमारे गवर्नमेंट, है ना। तो कौन कौन से 4 सेक्टर्स थे? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रॉ, जो कि क्या थी? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें से देखो, इन 4 में से आपको सिर्फ 2 के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से हैं वो? हाउस होल्ड एंड फर्म। कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड एंड फर्म, ठीक है। अभी देखो, अगर एक फर्म है एंड उस फर्म को जो है प्रोडक्शन स्टार्ट करना है ना, तो क्या ये फर्म खुद चल के जा सकता है प्रोडक्शन करने के लिए? खुद से सारा काम कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना। इसको क्या चाहिए? इसको लोग चाहिए, इसको पैसे चाहिए, इसको स्किल चाहिए, इसको दिमाग चाहिए, है ना, जो इसके लिए काम करे। इसको लेबर चाहिए, इसको लैंड चाहिए, इसको कैपिटल चाहिए, इसको एंटरप्राइज चाहिए, है ना। इस फर्म को क्या क्या चीजें चाहिए? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्राइज चाहिए, है ना, ताकि वो प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सके। क्योंकि फॉर्म तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो चल फिर नहीं सकता, है ना, जो खुद से वर्क नहीं कर सकता, जो कि ह्यूमन नहीं है ना, इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है ना, इसके अंदर सांस नहीं है। तो इस फॉर्म को क्या क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? फैक्टर सर्विसेज। क्या कहते हैं? फैक्टर सर्विसेज। और लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस क्या है? ये आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या है ये? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक फर्म को चाहिए, जो कि एक फर्म को रिक्वायर्ड है, ठीक। इसमें हमने पढ़ा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। अभी देखो, लैंड पे क्या जाता है? रेंट, है ना। अगर मैंने लैंड को रेंट पे दे दिया तो मुझे रेंट पे पैसे मिलेंगे, है ना। तो क्या आएगा? रेंट, ठीक है। लेबर पे क्या जाएगा? वेजेस, लेबर को वेजेस पे करेंगे, ठीक है। कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा एंड एंटरप्राइजेस पे प्रॉफिट, ठीक है। क्या क्या था? लैंड पे आपको क्या मिलेगा? रेंट। लैंड पे क्या मिलेगा? रेंट। लेबर को क्या जाएगा? वेजेस। लेबर को क्या जाएगा? वेजेस। कैपिटल पे क्या जाएगा? क्या जाएगा कैपिटल पे? इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज पे प्रॉफिट। क्या जाएगा? प्रॉफिट। ये क्लियर है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या था? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर सर्विसेज। इनको क्या बोलते हैं हम? फैक्टर पेमेंट। क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। इनको याद रखना, ठीक है। इसको फैक्टर सर्विसेज कहते हैं और इसको फैक्टर पेमेंट कहते हैं, ठीक है। ये टर्म जो है आपके आगे यूज होंगे, तो इसलिए इसको याद रखना, ठीक है। सर्कुलर फ्लो क्या होता है उसको समझने से पहले हम इसके फेजेस के बारे में समझते हैं कि इसके फेजेस क्या क्या हैं। देखो, इसके मेनली 3 फेजेस हैं, जिसमें क्या क्या है? आपका प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज, ठीक। तो देखो, अब जब फर्म को सारे के सारे फैक्टर सर्विसेज मिल गए, फैक्टर सर्विसेज क्या क्या थे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। जब फर्म को ये सारी चीजें मिल गई तो अब फर्म अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है ना। तो वहां से आपका होता है फर्स्ट फेज स्टार्ट। कौन सा है? प्रोडक्शन फेज। जब फर्म फैक्टर सर्विसेज को यूज करके प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज क्या है? प्रोडक्शन फेज। इसमें क्या होता है? जनरेशन ऑफ इनकम। यहाँ पे इनकम जनरेशन स्टार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगला फेज क्या है? इनकम फेज।
इनकम फेज, इनकम फेज में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यहाँ पे इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे, ये देखो हमने क्या क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था, क्या था, लैंड पे है रेंट, ठीक है, लेबर को क्या जा रहा है, वेजेस, कैपिटल पे क्या जा रहा है, इंटरेस्ट, एंड एंटरप्राइज पे क्या जा रहा है, प्रॉफिट, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे फैक्टर पेमेंट हो रही है ना, इस पेमेंट पे स्टार्ट होता है आपका इनकम फेज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यहाँ पे इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो, देखो जैसे ये मिस्टर एक्स है, अगेन मिस्टर एक्स, ये गए फैक्ट्री में और इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट करी, ठीक है। जब इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट करी तो ये फ्री में तो काम करेंगे नहीं, है ना, तो इनको यहाँ पे क्या मिलेगा, वेजेस, है ना, क्या मिलेगा इनको यहाँ पे, वेजेस। अब जब इनके पास पैसे आ गए तो कंजम्पशन के लिए ये क्या करेंगे, गुड्स बाय करेंगे, है ना। जब इन्होंने गुड्स बाय किया इट मीन्स इन्होंने एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिचर किया, है ना। तो आपका थर्ड फेज होता है एक्सपेंडिचर फेज। जब इनको वेजेस मिला, ठीक है, जब इनको वेजेस मिला, जब इनको इनकम मिला, तो आपका सेकेंड फेज आया इनकम फेज। कौन सा फेज आया, इनकम फेज। फिर जब उन्होंने उन पैसों को खर्च कर दिए तो आपका थर्ड फेज आया एक्सपेंडिचर फेज। क्या आया, एक्सपेंडिचर फेज, जहां पे इसने क्या किया, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, क्या किया, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, डिस्पोज कर दिए उस इनकम को, खर्च कर दिए उस इनकम को, है ना। जो उसका डिस्पोजेबल इनकम था उसको खर्च कर दिया। अभी डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, देखो जब भी सारे के सारे टैक्सेस, है ना, इंटरेस्ट, ये सब पेमेंट करने के बाद जो पैसे बच जाते हैं खर्च करने के लिए, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो अब उसके पास वो पैसे हैं फॉर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब क्या करेगा, इनकम जो रिसीव हुई है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, वो स्पेंड हो गई दोबारा से गुड्स एंड सर्विसेज पे, है ना। तो जो यहाँ से पैसे, प्रोडक्शन फेज से जो पैसे जनरेशन स्टार्ट हुआ था, वो वापस गुड्स एंड सर्विसेज में, मींस वो वापस प्रोडक्शन फेज में ही चला गया। तो इसने क्या किया, सर्कल को कंप्लीट कर दिया, है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो। क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो। इनकम जहां से जनरेट होना स्टार्ट हुआ था वापस वो पैसे उसी में चले गए, उसी प्लेस पे चला गया, ठीक है। तो वो होता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं ये समझते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि हमने फेजेस पहले क्यों करे थे डेफिनेशन से। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, क्या है, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है। ये हमने बात करी थी ना कि ये एक साइकिल है ना, जहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, जनरेशन ऑफ इनकम से। तो ये एक साइकिल है जो स्टार्ट होता है जनरेशन ऑफ इनकम से इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर उसका होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे हमने इनकम फेज में क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था ना। तो फिर होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। एंड फाइनली हमारा थर्ड फेज में क्या आया कि सर्कुलेशन हुआ फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, है ना। फर्म ने जो गुड्स यहाँ पे प्रोडक्शन करे थे, अब हाउस होल्ड सेक्टर ने उस गुड्स को बाय कर लिए, है ना। तो बाय करे तो वापस वो पैसे कहाँ चले गए, उसी प्रोड्यूसर के पास, है ना। तो इसने क्या किया, सर्कुलेशन को कंप्लीट कर दिया। क्या किया, सर्कुलेशन को कंप्लीट कर दिया। और क्या हुआ, हमारा साइकिल जो है कंप्लीट हो गया। इसी साइकिल को आप क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखा, अब इसको समझना कितना इजी हुआ ना, इसलिए हमने जो है फेजेस पहले करे थे डेफिनेशन से, ठीक है। एक बार और बताऊं क्या था, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, जहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेशन ऑफ इनकम के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एंड तीसरा फाइनली एक सर्कुलेशन हो रहा है हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में, जहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर फेज, है ना, जहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, जहाँ पे खर्चे हो रहे हैं, है ना। और वापस वो पैसे कहाँ जा रहा है, हमारा प्रोडक्शन फेज में, और वो सर्कल को कंप्लीट कर रहा है। इसी सर्कल को जो कि जनरेशन ऑफ इनकम से स्टार्ट हुआ था वापस उसी में आ गया, है ना। इसको क्या कहते हैं आप, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या कहते हैं, circular flow of income. That's it for the today's class.